आगे पढ़ते हैं जी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। बी, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता किसी खास ग्राउंड्स पर, कुछ खास आधारों पर। कौन कौन से आधार हैं वो? धर्म का, रिलीजन, रेस, नस्ल, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधार पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के खिलाफ। इसका मतलब दूसरों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हमने पहले पढ़े वो 7 ऐसे राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन को उपलब्ध है, सिटीजन के लिए है। अच्छा जी, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ और सिर्फ कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ। इसको आपने रट्टा लगाना है, याद रखना है और एग्जाम में एक एक शब्द को रिमाइंड करना है भी क्या लिखा था। ऐसे सिंपल आप पढ़ लोगे, आपको लगता है मुझे आता है, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक, और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15। तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। द वर्ड ओनली, ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब यही है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन अदर ग्राउंड्स, दूसरे ग्राउंड के हिसाब से। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 चीजों को छोड़कर, 5 ग्राउंड्स को छोड़कर बाकी ग्राउंड्स के आधार पर स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है ना? तो आगे इसी में कुछ हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस देखिए, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट, किसके लिए? फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। उदाहरण देख लो, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की जा सकती है। ठीक, कर सकता है स्टेट। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन को रिजर्वेशन दे सकता है, ये स्टेट के पास पावर है। तो आप ये नहीं कहोगे कि देखो देखो स्टेट ने भेदभाव किया, नहीं, ये समाज के कमजोर तबके हैं, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, SC ST हो गया, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होंगे, तो इनकी एडवांसमेंट के लिए स्टेट काम कर सकता है, उसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। आपने कोशिश करनी है पॉज कर करके लिखना है। अगर हिंदी में लिखना है तो अपने से हिंदी की वर्डिंग बना लेनी है, तो पंजाबी में लिखना है तो पंजाबी में लिख लेना है, अंग्रेजी में लिख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपको याद ज्यादा रहेगा। 1-2 पेज को लिखकर देखना और फर्क महसूस करना। आगे है जी, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किनके लिए? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, समाज की जो सामाजिक और शैक्षिक, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जो समाज की, सिटीजन्स की, है ना? और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो समाज के पिछड़ा वर्ग है ना, देखो पिछड़े वर्ग में बैकवर्ड क्लासेस भी आती हैं एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं। ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको अलग से मेंशन करते हैं, इसलिए जो बची हुई बैकवर्ड क्लासेस है उनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कह देते हैं। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम। आप ये याद रख लो कि बैकवर्ड क्लासेस की जो आधार है बैकवर्डनेस का, तो वो संविधान में क्या लिखा गया है? सोशली एंड एजुकेशनली, ये 2 मेन शब्द है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से। अगर सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, तो उनकी एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ले आ सकती है। स्पेशल प्रोविजन जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना, सीट की रिजर्वेशन कर सकती है वो एजुकेशन में, नौकरियों में, या फीस कंसेशन दे सकती है इन तबकों को। तो ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि देखो देखो डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो स्टेट क्या है? इनकी एडवांसमेंट के लिए काम कर सकता है। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखो, द स्टेट कैन, है ना, मेक एनी प्रोविजन, किसके लिए? देखो,
फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। किसके लिए? देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो पहले था उनकी सिर्फ रिजर्वेशन की बात हुई, अब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनकी एडमिशन के लिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये देखो इंक्लूडिंग प्राइवेट, अगर स्टेट चाहे तो प्राइवेट जो आपके शैक्षिक अदारे हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी एडमिशन के लिए इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन मेड की जा सकती है अगर स्टेट चाहे तो। दिस इंस्टीट्यूशंस कैन बी एडेड और अनएडेड। ये एडेड भी हो सकते हैं और अनएडेड मीन सरकार उनको सहायता प्रदान करती है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करती तो भी सरकार चाहे तो कह सकती है। इस बात को समझो। देखो एक होते हैं सरकारी स्कूल कॉलेज, एक होते हैं एडेड। सरकारी में सारा पैसा सरकार लगाती है, एडेड में क्या है कि सरकार कुछ पैसा उनको एड के रूप में देती है ना। और अनएडेड में क्या है कि सरकार इनको एड नहीं देती, इनको पैसा या और सुविधाएं नहीं देती, पैसा ही कहो आप, ठीक। तो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अपनी जेब से खर्च करके किसी ने इंस्टीट्यूशन बनाया है, उसमें भी सरकार चाहे, स्टेट चाहे तो कह सकती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है इनके लिए, इनकी एडमिशन के लिए आप स्पेशल प्रोविजन रखो। सरकार कह सकती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 20% एडमिशन में रिजर्वेशन रखो। ऐसी चीजें सरकार, स्टेट इनको प्रोवाइड कर सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इनको क्यों सुविधाएं दे, सरकार दे अपने सरकारी इंस्टीट्यूशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जरा सोच के देखो ऐसा क्यों होता होगा। एक तो जाहिर सा कारण है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको काफी कंसेशंस मिलते हैं सरकार से, जमीन सस्ती मिलती है और प्रकार के कई टैक्स कंसेशन वगैरह होते होंगे। तो इन कारणों के कारण, और वैसे भी बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने के कारण, है ना, क्योंकि एक हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक फर्ज है, तो ये प्रोविजंस हैं। अच्छा जी, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। 2005 में 93rd अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन ऐड की गई थी, तीसरे वाली भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को एडमिशन की प्रोविजन दे सकती है। ठीक है जी। तो ये बात कही, तो फिर सरकार ने इस चीज को मानते हुए कानून लेकर आए। ठीक, देखो ये बात संविधान में कही कि इनकी एडवांसमेंट के लिए काम करने हैं। तो इसके लिए स्पेशल फॉर दिस द सेंटर एनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। ठीक है, तो सेंटर्स ने अलग तौर से इनके लिए रिजर्वेशन वाला एक्ट लेकर आए 2006 में सेंटर। तो उसमें क्या था, इट प्रोवाइडेड ए कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, तो इस कानून के तहत यह कहा गया कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है, ठीक, इन ऑल सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो जो सारे सेंटर के हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनमें इनको क्या दिया जाए, 27% कोटा दिया जाए। ये बात आई थी जी 2006 में। ठीक है, काफी बवाल हुआ था, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप ये याद रखना कि 2006 में सरकार एक्ट लेकर आई और उसमें ये कह दिया कि सेंटर के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, हायर एजुकेशन जिसमें एमए वगैरह के कोर्स होते हैं, पीएचडी वगैरह के कोर्स होते हैं, उसमें क्या है, ओबीसी के कैंडिडेट को 27% कोटा दे दो। ठीक, ये क्या है, एक्ट आ गया। फिर ये चीजें फिर कोर्ट में चली जाती हैं, कोई ना कोई कानून को चैलेंज कर लेता है। तो 2008 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी जो केस, इस एक्ट को चैलेंज कर दिया ना किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन अप्रैल 2008 द वैलिडिटी ऑफ बोथ द अबव अमेंडमेंट एक्ट एंड द ओबीसी कोटा एक्ट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सही है। जिसने भी चैलेंज किया उसको कहा नहीं, ये सही है, जो अमेंडमेंट है और जो ये वाला एक्ट है वो क्या है, सही है, अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, क्या, बट द डायरेक्शन वाज इशूड बाय द कोर्ट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर है उसको, क्रीमी लेयर का मतलब भी ओबीसी में जो वेल ऑफ तबका है, जो एडवांस्ड तबका है, उनको आपने इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं देना।
क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसी फ्रॉम द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो जो आपने ये कानून बनाया है 27% कोटा वाला, इसके लिए आपने क्रीमी लेयर को कंसिडर नहीं करना, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। ये बात समझना आप, ठीक है। तो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाला वर्डिक्ट है कोर्ट का, वो किसकी एग्जांपल हो गया? जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब अब ऐसे ऐसे वर्डिक्ट से जो जुडिशरी है वो अपने लेजिस्लेचर और पॉलिसी मेकर को क्या कर रही है, उसके एरिया में एंटर कर रही है। जहां तक तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस हिसाब से उसको बता दिया इसका क्या रिजल्ट है। पर अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के बारे में भी बातें करने लग गई, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इसको आप कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। और अगर ये एक्टिविज्म ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। आप जुडिशरी अपने एरिया से बाहर जा रही है, ठीक। अच्छा जी, आगे है जी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको अपॉर्चुनिटी की बराबरता होनी चाहिए, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16 के तहत ये बात कही गई। कहता है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों के लिए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, स्टेट के अंदर जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों के लिए डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, इन आधार पर, इन ओनली आधारों पर। वो कौन सा आधार है? ये देखो, रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, सेक्स का, डिसेंट का, प्लेस ऑफ बर्थ का और रेजिडेंस, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। डिसेंट होता है जी वो किस वंश का है, ठीक। प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखा है जहां पर, जहां रेजिडेंस, ठीक। पर कुछ एक्सेप्टेंस है, वो क्या है? वो क्या एक्सेप्टेंस है? अपवाद है कुछ, वो क्या है? फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स, कुछ खास प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज ए कंडीशन बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा रेजिडेंस एक कंडीशन रखी जा सकती है। हाँ भाई, ये खास प्रकार की नौकरियां इसी प्रकार के स्टेट के लोगों के लिए हम रिजर्व करते हैं, इसी ड्यूटी के लोगों के लिए हम रिजर्व करते हैं, इसी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए हम रिजर्व करते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस पार्लियामेंट रख सकता है, ठीक है जी। इफ एनी बैकवर्ड क्लास इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज, सरकारी नौकरियों में कोई अगर बैकवर्ड क्लास प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है, प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड का मतलब मान लो किसी कास्ट की का ना कोई क्लास की क्या है परसेंटेज है 20%, पर नौकरियां में उनकी परसेंट है सिर्फ 2%, तो अगर ऐसा हो तो सरकार उनकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रोविजंस ला सकती है ना। देन द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, सरकार चाहे तो उनके लिए रिजर्वेशन ला सकती है ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर देम, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट, उनकी नौकरियों में रिजर्वेशन ला सकती है, चाहे वो रिजर्वेशन उनकी सीधा सिलेक्शन में हो, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट में हो। मीन नौकरियों में रिजर्वेशन सरकार ला सकती है अगर कोई बैकवर्ड क्लास प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है जी। ए लॉ कैन बी मेड प्रोवाइडिंग दैट, सरकार कानून बना सकती है किसके लिए? ऑफिस वेयरर्स ऑफ ए रिलीजियस डिनोमिनेशन शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। मान लो कोई एक सेक्ट है या कोई एक धर्म का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो उसमें सरकार चाहे तो एक कानून बना सकती है जिसमें कहा जाएगा कि हाँ भाई, अगर ये पर्टिकुलर सेक्ट का इंस्टीट्यूशन है तो इसके ऑफिस वेयरर में, इसकी कमेटियों में, इसके चेयरमैन में पर्टिकुलर उसी प्रकार के, उसी रिलीजन या उसी सेक्ट के लोग होंगे, ऐसा भी कानून बनाया जा सकता है, ठीक। तो इसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहोगे, क्योंकि है तो ये भी एक प्रकार की एम्प्लॉयमेंट ही, ठीक है जी। ये चीजें पढ़ ली हमने। आगे पढ़ते हैं जी मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी की अपलिफ्टमेंट, इसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या था संविधान में लिखा, क्या था संविधान में लिखा, क्या क्या प्रोविजन थी, देखो पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। संविधान में ये मेंशन किया गया था कि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस है,
उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए ताकि पता लगाया जाए कि इनकी सिचुएशन क्या है और इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज मैंशन दैट क्या ए कमीशन शुड बी मेड किसके लिए, फॉर असेसमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी हालात क्या है और उनके अगर हालात बहुत पिछड़ी है तो उनको आगे लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी देनी। तो ये बात कही गई थी संविधान में कि ये आने वाली सरकारों आपने ऐसा करना है। ठीक है जी। और 1953 में पहला ऐसा कमीशन बनाया गया जिसे कहते हैं काका कालेलकर कमीशन। पहला कमीशन ऑन ओबीसी, क्या नाम था उसका, काका कालेलकर। 1953 में बना। कुछ सालों बाद इसने जल्दी ही वो अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी थी, पर उस समय ना ये रिकमेंडेशन के ऊपर अधिक काम नहीं हो पाया, ना ही ओबीसी तबका इतना जागरूक था कि हाँ भी हमारे लिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हुआ क्या 1979 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया 1979 में। तो क्वेश्चन आएगा उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, किस सरकार ने इसको अपॉइंट किया था, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की या मोरारजी देसाई की। तो आपने याद रखना मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979 में अपॉइंट किया। ठीक है जी। इनके चेयरमैन कौन थे, बीपी मंडल। बीपी मंडल जो क्या थे, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर थे। ठीक है जी। तो इन्होंने एक ही साल में ना आफ्टर अबाउट 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर अगले ही साल 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। लो जी, रिपोर्ट दे दी। अच्छा, अब रिपोर्ट आपको पता है कि कमिश्नरों की रिपोर्ट पड़ी रहती है, सरकारें उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, सरकारें उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। तो तकरीबन 10 साल बाद, 9 साल बाद हम पढ़ेंगे आगे, हुआ गया ना तब तक ओबीसी तबका भी काफी जागरूक हो चुका था। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी, पॉलिटिकल मूवमेंट चली, प्रेशर पड़ा जनता पर और सरकारों पर, जनता का प्रेशर पड़ा सरकारों पर। तो फिर उस हिसाब से फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तो उनका ये था कि हाँ भी जो जो रिकमेंडेशंस हैं हम उसको लागू करेंगे ताकि ओबीसी वोट मिल जाए, है ना। ऐसी तो चलती है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स। अच्छा जी, तो क्या था कि इस कमीशन ने कहा कि देखो जी 3743 कास्ट के करीब के कास्ट है ना जो हमारी, उन्होंने आइडेंटिफाई की कि ये क्या है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। याद रखो जहां पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं आ रहा, कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है, सामाजिक और शैक्षिक, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये दो क्राइटेरिया आ रहे हैं बार बार। तो जो ये कास्ट थे, इनकी पॉपुलेशन थी, वो इन्होंने पाया कि नियरली 52% है, नियरली 52% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हटाकर। मैंने बताया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे क्या है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये सारे बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। तो उनमें से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अगर हटा दो तो इनको कह देते हैं बचे हुए को अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड में ये मेन फर्क है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट हटा कर हम काउंट करते हैं। तो ये तकरीबन कितने थे, 52% के करीब, कितने, 52% के करीब। ठीक है जी, ये याद रखना। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो जी ये जो 52% है ना, इनको कम से कम 27% आप क्या करो, रिजर्वेशन दो। किसमें, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में तकरीबन 27% रिजर्वेशन दो इस ओबीसी सेक्शन को। 52% है, ठीक है, तो तकरीबन आधी, कम से कम आधी तो इनको रिजर्वेशन दो सरकारी नौकरियों में। ठीक, अब जरा देखा जाए डाटा के हिसाब से है ये 52%, पर फिर भी इनको 52% थोड़ी रिजर्वेशन मिली थी, ना 50% ना 40%, ऑलमोस्ट आधी, 27%। ठीक, कम से कम 27% ये इनको रिजर्वेशन दो, 27%।
अब 27% क्यों? देखो 15% है एससी के लिए रिजर्वेशन और 7.5 है एसटी के लिए, तो इसमें 27 ऐड करो ओबीसी के लिए तो बनेंगे 49.5, 49.5। तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये बात है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से कम होनी चाहिए। तो 50% से कम हो टोटल रिजर्वेशन, इसलिए क्या है, इनको 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी ताकि टोटल रिजर्वेशन 50% से कम हो। तो हमने देखा कि कैसे 15% एससी के लिए, 7.5 एसटी के लिए और 27 ओबीसी के लिए मिलाएं तो 49.5 बनते हैं। ठीक है, 49.5। तो देखा जाए तो इनकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो 84-85% के करीब है इन तीनों समुदाय की। तो उनको क्या है 50% से कम आप के करीब आपने रिजर्वेशन देनी है। अच्छा जी, अब हुआ क्या था, देखो 80 में रिकमेंडेशन दे दी, पर रिकमेंडेशन अब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बात तो ये है ना कि उनको लागू करना है, लागू करने के लिए कानून चाहिए। अब क्या हुआ, ड्यू टू राइजिंग कॉन्शियसनेस अमंग ओबीसीज, ओबीसी तबके में अब ये जागृति आ गई कि हमारे कुछ अपने राइट्स हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लागू करना चाहिए। तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। पॉलिटिकल प्रेशर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव रिकमेंडेशंस हैड इंक्रीज, तो पॉलिटिकल प्रेशर बन गया। तो जो बीपी सिंह गवर्नमेंट थी ना, उसने ये कहा था कि हाँ भी अगर हम सत्ता में आए तो ये वाली रिकमेंडेशंस हम लागू करेंगे। कौन सी रिकमेंडेशंस? बीपी मंडल वाली। ठीक है जी। बीपी सिंह गवर्नमेंट हैड कम टू पावर इन 1989। कब आई थी? 1989 में। ठीक है जी। 79 में कमीशन बना, 80 में रिकमेंडेशन दी और बीपी सिंह गवर्नमेंट 89 में आई विद द एश्योरेंस दैट, उन्होंने क्या इंश्योरेंस दी थी, दे विल इंप्लीमेंट द 27% रिजर्वेशन, कि वो 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अब बीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया है ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही जी, शुक्रिया, नमस्कार।